दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हम अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार के तौर पर एस्टैब्लिश करेंगे। हम एमसीएल को एमसीएल कॉर्पोरेशन करके एस्टैब्लिश करेंगे। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड ये कंपनी सस्टेनेबिलिटी में काम करती है। ये सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल खाना, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और बेचती है, मार्केटिंग करती है। और इस मार्केट में, बाजार में जिस चीज से पहचाना चाहता है कि आप कितने बड़े बिजनेस करते हो या आप किस तरह से बिजनेस में एस्टैब्लिश हो, वो जो रिपोर्ट कार्ड है और उस रिपोर्ट कार्ड में जो गुण संख्या है, जो मार्क्स हमें लाने हैं, वो अच्छे मार्क्स इस साल हम लाएंगे। अपने आप को एक बिजनेस कॉर्पोरेशन करके एस्टैब्लिश करेंगे। दोस्तों, हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, विशाल परिवार है। सैकड़ों कंपनियां हमारे साथ हैं, हजारों उद्योजक हमारे साथ हैं। हमें हर एक उद्योजक के लेवल पे, हर एक एमबीपी के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, हर एक एमएसएस स्टार्टअप के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी, हमारे हर एमपीओ के लेवल पे बिजनेस की शुरुआत करनी है। और कौन सी बिजनेस करेंगे तो जो वो बिजनेसेस आसानी से समझ पाए, आसानी से कर पाए, उनकी जो लोकल फिजिबिलिटी उसके अनुसार उस बिजनेस की शुरुआत करेंगे। लेकिन जल्द से जल्द कौन से बिजनेस शुरू कर सकते उसके ऊपर ध्यान देंगे, ताकि हम मिलकर सभी परिवार एक बहुत बड़े गुण संख्या का निर्माण करें और उस रिपोर्ट कार्ड में इस तरह से नंबर लाए कि एक अच्छी बिजनेस कॉर्पोरेशन करके खुद को एस्टैब्लिश करें। और दोस्तों, हमारे परिवार के हर एक सदस्य के लेवल पे, हर एक उद्योजक के लेवल पे हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, इसकी पूरी व्यवस्था हमने करके रखी। और इसीलिए अभी इस आर्थिक वर्ष में जो अभी भी शुरुआत हुआ है, तो इस आर्थिक वर्ष में हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि खुद को, अपने आप को, अपने इस परिवार को एक बिजनेस परिवार के रूप में एस्टैब्लिश करना। लेकिन दोस्तों, एक बहुत बड़े इरादे के साथ, बहुत बड़े पर्पज के साथ हमने इन सब की शुरुआत की है। और हमारा लक्ष्य है कि हमें अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। फिर से हमारे देश को उस स्थान पे लेके जाना है कि जहां हमारा देश फिर से हर क्षेत्र में इस दुनिया का नेतृत्व करे। और हजारों सालों तक हमने ये किया है। जब से इस सभ्यता की शुरुआत हुई है, सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है, तब से लेके आज तक मोर देन 90% ऑफ द टाइम भारत ना कि सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, लेकिन दुनिया के हर क्षेत्र का नेतृत्व भारत ने किया था। हमेशा भारत ने दुनिया को एक सही राह दिखाई। लेकिन दोस्तों, आज तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। आज जिस तरीके से काम चल रहा है, जिस तरह से एक भयानक संकट में हम सब लोग हैं, जिसकी शुरुआत सिर्फ महज पिछले 200 सालों में हुई है। सिर्फ 200 सालों में ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम पे जो गलत चीजें पूरी दुनिया ने की है, जो गलत रास्ते पे हम निकल पड़े, उसी का ही परिणाम है कि आज इतने बड़े संकट के सामने हम लोग हैं। इतने बड़े संकट के ऑलमोस्ट विनाश के कगार पे हम लोग हैं। तो आज तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस दुनिया को सही राह पर लेके जाने की। और यह काम करेगा भारत फिर से। आज भी हम वो कैपेबल है कि हम भारत फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा और हर क्षेत्र में दुनिया को सही राह दिखाएगा। और दोस्तों, इन सब की जो शुरुआत होगी वो होगी अर्थव्यवस्था के साथ। हम सबसे पहले अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे और उसके बाद फिर हम बाकी के सभी क्षेत्रों में दुनिया का नेतृत्व करेंगे। और दोस्तों, कोई भी देश जब विकसित होता है तो उस विकास प्रक्रिया की शुरुआत हमेशा होती है अर्थव्यवस्था के साथ। जैसे जापान, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह से राख हो गया था, लेकिन उसके बाद जापान ने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया अर्थव्यवस्था के ऊपर। अगले 20 साल में जापान ने वो किया, जिस फोकस के साथ काम किया कि 20 साल के बाद जापान दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना। और ऑफ कोर्स उसके बाद उसने बाकी के क्षेत्र की शुरुआत की। तो हमारा भी पहला फोकस होगा कि हमें अपने देश को दुनिया का नंबर वन अर्थव्यवस्था बनानी है। और दोस्तों, ये कैसे करें, उसकी पूरी ब्लूप्रिंट, उसका पूरा एक्शन प्लान हमारे पास रेडी है। हमारे पास हमारा क्या स्ट्रेंथ है, क्या कैपेबिलिटीज है, क्या रिसोर्सेस है, कौन सी चीज है जो हम बहुत बेहतर कर सकते हैं, क्या स्ट्रेंथ से हम लोग इस इकोनॉमी को बहुत बेहतर उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। इसका पूरा एक्शन प्लान हमने तैयार किया है। और वो एक्शन प्लान है इस 5E मिशन। वो एक्शन प्लान है कि हम जहां भी बिजनेसेस करें, हम अपने ग्राम पंचायत पे लेवल पे काम करें, शहरों में काम करें, अपने तहसील के लेवल पे काम करें, हर जगह पे हम सिर्फ इस 5E मिशन के तहत
ये जो 5 हमारे लक्ष्य हैं, बस उसको हासिल करें, बस उसी के ऊपर काम करें। अगर हम सभी ग्राम पंचायत लेवल पे और सभी तहसील लेवल पे सिर्फ इस 5 मिशन के ऊपर काम करें ना, तो 100% यानी हम बहुत जल्द अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है या किसी भी समाज की जो अर्थव्यवस्था होती है, किसी समाज की, किसी देश की या पूरी दुनिया की, उसके लिए जिस संज्ञा का, जिस नाम का उपयोग किया जाता है, परिमाण का उपयोग किया जाता है, वो है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी उस समाज में एक आर्थिक वर्ष में, एक साल में आपने कितने मूल्य का प्रोडक्ट यानी वस्तु और सेवा का निर्माण किया है, उसका एकत्रित मूल्य होता है जीडीपी। तो अपने समाज की जीडीपी या किसी देश की जीडीपी या दुनिया की जीडीपी। तो दोस्तों, आज की तारीख में ये दुनिया की जीडीपी है $115 ट्रिलियन। इसका मतलब आज दुनिया में $115 ट्रिलियन की वस्तु और सेवा, इतने मूल्य का माल तैयार हो रहा है और बेचा जा रहा है। और इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस कौन कर रहा है? तो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रहा है अमेरिका। अमेरिका दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था है। इस $115 ट्रिलियन में से 29.80 यानी ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन का वस्तु और सेवा तैयार करके बेच रहा है अमेरिका। दूसरे स्थान पर है चीन। चीन इसमें से 18.50 यानी $18.5 ट्रिलियन का माल तैयार कर रहा है, बेच रहा है। तीसरे स्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो है जर्मनी। जर्मनी $4.77 ट्रिलियन का माल तैयार कर रही, बेच रही। चौथे स्थान पे हम लोग हैं, $4.34 ट्रिलियन इतनी अपनी व्यवस्था है। और पांचवें स्थान जो हमारे एकदम नजदीक है वो है जापान। जापान ऑलमोस्ट $4.31 ट्रिलियन इतने वस्तु, इतनी वैल्यू का माल तैयार कर रहा है, बेच रहा है। तो हमें अगर नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी तो हमें सबसे ज्यादा बिजनेस करना होगा, सबसे ज्यादा माल तैयार करना होगा और बेचना होगा। आज अमेरिका की बात करें तो अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है। अमेरिका में 34 करोड़ लोग रहते हैं, 34 करोड़ लोग। चीन और भारत की बात करें तो दोनों में जो पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है। चीन में 140 करोड़ लोग रहते हैं और भारत में आज की तारीख में 144 करोड़ इतने लोग रहते हैं। दोस्तों, अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में सिर्फ 8 करोड़ 30 लाख लोग इतने ही रहते हैं। जापान जो हमारे एकदम नजदीक है, उसकी भी लोक संख्या अगर हम देखें तो वो सिर्फ 12 करोड़ 30 लाख है। तो ये भारत, जिस भारत से 3 गुना आकार मान में है चीन और अमेरिका, वो भारत 144 करोड़ लोगों के साथ किस तरह से नंबर 1 की इकोनॉमी बनाएगा? तो हमारे पास कुछ स्ट्रेंथ है और वो है कुदरत की देन। हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये जो लोग हैं जो हमारे साथ है, 144 करोड़ लोग, ये सिर्फ लोग नहीं, ये स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ एक बहुत बड़े इकोनॉमी का निर्माण किया जा सकता है। इसमें अमेरिका ऐसा समझे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सेवा तैयार कर रहा है और कोई बेच रहा है, वो देश है तो अमेरिका। आप क्या बेच सकते हैं? एक तो वस्तु और सेवा। तो सेवा में सबसे ज्यादा माल तैयार करके बेच रहा है अमेरिका। आज जो व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं वो अमेरिकन कंपनी है, जो फेसबुक का उपयोग करते हैं वो अमेरिकन कंपनी है, जो यूट्यूब आप देखते हैं वो अमेरिकन है, गूगल जो इस्तेमाल करते हैं वो अमेरिकन है। इनफैक्ट आज मैं आपको ये वेबिनार जो दे रहा हूं, जिस प्लेटफॉर्म पे दे रहा हूं, जिस जूम पे, वो भी अमेरिकन है। जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, इसमें सबसे ज्यादा डिपेंडेबल, सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली जो कंपनियां हैं वो सभी अमेरिकन है। जो मैक्सिमम, भले ही उस पे काम करने वाले लोग भारतीय हो, लेकिन वो कंपनियां अमेरिकन है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विसेज तैयार करके बेचने वाली कंपनी, देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। और वैसे ही चीन जो है वो पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। आप किसी भी देश में हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और कोई भी आपका प्रोडक्ट हो, आप अपने देश में जिस कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना सकते हैं उसके कम कॉस्ट में चाइना आपको तैयार करके दे सकता है। ये खासियत है चीन की। यानी आज आप देखिए कि कई सारे अमेरिकन जो कंपनी है वो आउटसोर्स कर रही है मैन्युफैक्चरिंग, जो चीन उनको तैयार करके दे रहा है। जैसे आज हमारे देश में सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा चलने वाला जो शूज का ब्रांड है वो नाइकी है। अभी नाइकी है जो कंपनी है वो अमेरिकन है, लेकिन वो शूज कौन बनाता है? तो चीन। एरो नाम की एक कंपनी है, एरो के कपड़े वगैरह रहते हैं, वो जो काफी मशहूर है हमारे देश में, काफी सारे उसके आउटलेट्स है। अभी एरो जो कंपनी है भी अमेरिकन कंपनी, लेकिन उसके कपड़े कौन बनाता है? तो चीन।
एप्पल दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, लेकिन एप्पल के ये सभी जो प्रोडक्ट्स है, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये सब चीन बनाता है। वो तो छोड़िए, लेकिन इतने बड़े-बड़े हाई वैल्यू प्रोडक्ट से लेके छोटे-छोटे हमारे त्योहारों में, हमारे दिवाली, गणपति में जो चीजें लगती है ना, वो भी चीन से आती है। ऐसी खाती मेरी चीन ने अपनी बनाई। तो चीन पूरी दुनिया के लिए अभी मैन्युफैक्चरिंग हब का काम कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह हर देश देखता है कि अपने देश में हम क्या तैयार कर सकते हैं, कौन सी वस्तु तैयार कर सकते हैं, कौन सी सेवाएं तैयार कर सकते हैं। और वो डोमेस्टिक यानी घरेलू कंजम्पशन के लिए भी होती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भी होती है। लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बात आती है, तब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ऐसे देश जो डेवलप्ड है, जो अमीर देश है, जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर है, जिनके पास प्लांट एंड मशीनरी या उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बहुत मास स्केल में बहुत फास्ट बेहतर हो सकती है। ये एक तरफ है जो अपना माल कहीं भी जाके बेच सकती है। और ऐसे माल के मुकाबले ऐसे देश जो डेवलपिंग है, जिनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, जिनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और अगर ये डेवलप्ड नेशन वाले सब अपना माल अगर इनके देश में लाके बेचने लगे, तो जो गरीब देश है उनके देश में तो अर्थव्यवस्था या उनकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस वो तो चलेंगे ही नहीं। तो इसीलिए जब भी कोई देश किसी देश का माल अपने देश में आता है, तो उसके ऊपर एक शुल्क, एक टैक्स लगाया जाता है, जिसे कहते हैं टैरिफ। तो अभी अलग अलग देशों में अलग अलग चीजों के लिए टैरिफ है। अभी ये टैरिफ कितना होगा तो उस देश की जो आर्थिक सामाजिक परिस्थिति है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अभी अमेरिका अपनी चीज अगर कहीं बेच रहा है तो अलग अलग देश अलग अलग लेवल पे उसको टैरिफ कर, लेकिन पूरे दुनिया में ये जो व्यवसाय, ये जो व्यापार चलता है, उसका नियमन करने वाली भी एक संस्था है जिसे WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हम कहते हैं। उसी के अलावा कुछ लोकल देश जो है, अलग अलग देश की भी अलग अलग संगठनाएं हैं, और अगर आप उस संगठन के सदस्य हो तो आपके लिए एक अलग टैरिफ है, लेकिन अगर आप उस संगठन के बाहर के देश हो तो आपके लिए अलग टैरिफ है। जैसे भारत सार्क देश समूह का मेंबर है, जो साउथ, जो हमारे इस भारतीय उपखंडों को लग के जो जितने जितने भी देश हैं उनकी वो संगठन है, और उनके देश में जब भी व्यापार होता है तो उनके लिए एक अलग टैरिफ होता है। जैसे यूरोपियन यूनियन, अभी यूरोपियन यूनियन में उस यूरोप में जितने भी राष्ट्र है जो एक दूसरे के साथ इस तरह से बिजनेस करते हैं, उनके लिए कोई टैरिफ ही नहीं है जैसे। तो उसी तरह के अलग अलग देशों के लिए अलग अलग टैरिफ होता है। लेकिन दोस्तों आज अगर हम देखेंगे इस पूरे बिजनेस, अंतरराष्ट्रीय बिजनेस की या व्यापार पर अगर हम नजर डालेंगे, तो पिछले 8 दिनों में ये पूरी व्यवस्था आज बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है, मंदी का सामना कर रही है। जितने भी स्टॉक मार्केट आज पूरी दुनिया में है, उस सभी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी बहुत उनमें गिरावट आ चुकी है। जितना भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो भी इन्वेस्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो चुका है। हमारे देश की भी बात करें तो पिछले 8 दिनों में आप देखेंगे तो सेंसेक्स यानी BSE और NSE दोनों सेंसेक्स बहुत, इस पे काफी गिरावट आई है और इन्वेस्टर को बहुत नुकसान इतना झेलना पड़ रहा है। तो क्या वजह है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज ये संकट छाया हुआ है? और दोस्तों ये वजह की शुरुआत हुई 9 दिन पहले। शुरुआत हुई 2 अप्रैल 2025 के। दोस्तों इस दिन अमेरिका ने कुछ ऐसे किया कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया के ऊपर ये परिणाम हुआ, ये संकट छाया। और वो था उस दिन अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने अपने देश के लिए कुछ कानून चालू किए, और वो कानून ऐसे उन्होंने शुरुआत की उस कानून की, और कि जिसकी वजह से उस दिन को वो अपने देश के लिए लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिन, स्वतंत्रता दिन ऐसा उन्होंने घोषित किया। उन्होंने कहा कि आज से मैं जो कानून तैयार कर रहा हूं या चालू कर रहा हूं, इस कानून के बाद हमारा देश और अमीर बनेगा। हमारे देश में जो बिजनेसेस कर रहे हैं उनको बहुत बेहतर अवसर तैयार होंगे। हमारे देश में जो काम कर रहे हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और जो जिनका इनकम है वो इनकम और बेहतर रहेगा। ये कौन बोल रहा है? ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बोल रही। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो नंबर 1 का बिजनेस पूरी दुनिया में कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत की 2 अप्रैल में ऐसे कि जिससे उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी और ज्यादा पैसा कमाएंगे। तो बेसिकली क्या किया उन्होंने, समझते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि दोस्तों अमेरिका एक बहुत डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो माल तैयार कर रही पूरी दुनिया को बेचते हैं, इसलिए उनका वो $30 ट्रिलियन का बिजनेस है। अभी इसके वजह से ऑलमोस्ट दुनिया के सभी जो देश है, सभी देशों के साथ इनके ताल्लुकात, व्यापारी संबंध है।
अभी सभी देश जब इनका माल या वस्तुएं लाते हैं तो उनके ऊपर उनका टैरिफ होता है। अभी अलग अलग देश अलग अलग टैरिफ लगा रहा है उनके माल के ऊपर अभी तक, क्योंकि वो डिपेंडिंग की उनका उनकी जो डेवलपमेंट है अमेरिका के डेवलपमेंट के लेवल कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है या कम है। जैसे आज हम देखेंगे तो अमेरिका का $1 यानी हमारे 85 रुपीज, तो अलग अलग टैरिफ अभी तक लोगों ने लगाए थे और वो सही था। आप जिस लेवल पे अभी हो, जितने अमीर आप हो और जितने दूसरा देश जो आपसे माल अगर ले रहा है तो ऑफकोर्स वो अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए वो अपना वो टैरिफ लगाता था और इस तरह से बिजनेस चलते थे। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऐसे सभी चीज जो अभी बाहर के देश से अमेरिका आ रही है, और जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग बाहर से आउटसोर्सिंग करती है। दूसरा, कई सारे स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो अमेरिकन कंपनियां बाहर से लाती है। तो ये सभी ऐसी चीजें जो बाहर से आज की तारीख में अमेरिका में आ रही है और जो अमेरिका खुद बना सकता है, तो इन सभी चीजों में इन्होंने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया, यानी वो चीजें महंगी की जो बाहर से आ रही है और जो हम देश में तैयार कर सकते हैं। और इसी की वजह से उन्होंने सभी ऐसे देश जिन्होंने अमेरिकन वस्तुओं के ऊपर टैक्स लगाया उनके ऊपर आने के लिए टैक्स लगाया। जैसे चीन, चीन में अभी तक अमेरिकन सभी वस्तुओं के ऊपर 67% टैक्स आयात शुल्क था या टैरिफ था, तो अभी अमेरिका ने उसके ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ करके 34% इतना टैक्स किया। जैसे भारत, अभी भारत ने सभी अमेरिकन वस्तुओं के ऊपर 52% टैक्स लगाया था, अभी भारत के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया 26%, यानी भारत से जो भी चीजें जाएगी वह 26% इतना टैरिफ हो। दोस्तों, भारत में व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम है, उस पर कैपिटा हिसाब से अगर हम अमेरिकन प्रति व्यक्ति या प्रति व्यक्ति कैपिटा या इनकम की अगर बात करें तो उनकी प्रति व्यक्ति इनकम जो है वो हमसे 25 गुना है। यानी अगर कोई आदमी यहां 20,000 रुपए कमाता है तो वहां का आदमी अमेरिकन सेम काम करके सेम 5 लाख रुपए कमाता है। तो वो कोई चीज अगर सेम दोनों जगह इस्तेमाल हो रही है तो ऑफकोर्स भारत में उसमें टैक्स लग सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी अमेरिका ने क्या किया, तो अमेरिका ने पूरी सभी देश यानी कोई भी देश को, हर देश को मिनिमम 10% टैक्स लगाया है उन्होंने, और बाकी के देशों के ऊपर उन्होंने जितना टैक्स लगाया उसके हिसाब से उन्होंने लगाया। अभी इसके पीछे क्या सोच है, इसके पीछे अमेरिका क्या सोचती है कि क्यों वो कहते कि लिबरेशन डे है और हम लोग बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे और ज्यादा अमीर बनेंगे। तो उनका एक सिंपल फंडा, एक सिंपल थिंकिंग या प्रिंसिपल इसमें समझता है, और वो यही है कि जो चीज हम यहां बना सकते हैं देश में, हम बाहर से नहीं लाएंगे, बाहर उसको महंगा करेंगे। वो महंगा करेंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग यहां चालू हो जाएगी, वो महंगा करेंगे तो फिर यहाँ के लोग जो है बिजनेसमैन वगैरह वो कर पाएंगे, तो उनको ज्यादा अवसर तैयार होंगे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। ये सिंपल प्रोसेस, ये सिंपल प्रिंसिपल उनका था। एक्चुअली उसके ऊपर बहुत बड़ी आलोचना हुई, बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि ये अनइक्वल था, ये नहीं होना चाहिए था। और इस सभी कड़ी आलोचना के बाद, निंदा के बाद, कल ही ये न्यूज आई कि अमेरिका ने उसके ऊपर रोक लगाई, रोक यानी पॉज किया है, आगे के 90 दिन के लिए ये रुकाया है उन्होंने। लेकिन इसी पूरी चीजों में उनका, अमेरिका का और चीन का तो बहुत बड़ा, जैसे वॉर की, युद्ध की शुरुआत हुई है, क्योंकि अमेरिका की वस्तुओं के ऊपर चीन ने अभी तक 67% टैक्स लगाया था। जैसे अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाया उनके ऊपर 34%, चीन ने वही 67% टैक्स बढ़ा के 84% किया इमीडिएटली। और अभी वो देख के ये डोनाल्ड ट्रंप साहब इतने भड़क गए कि उन्होंने चीन के सभी वस्तुओं के ऊपर एक डायरेक्ट 125% इतना टैक्स लगाया। और अभी जो पॉज उन्होंने किया है, यानी बाकी सभी देशों के ऊपर जो रेसिप्रोकल टैक्स लगाया था वो निकाल दिया, लेकिन चीन के ऊपर वो रखा है। और अभी चीन और अमेरिका, इन दोनों के पीछे मानिए कि पूरे युद्ध अभी चल रहा है, व्यापारी युद्ध ऐसे चल रहा है। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से देश अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वो देश जो दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो भी क्या काम करते, क्या सोचते हैं, क्या उनकी सोच है, किस तरह से लोग, देश अपने अपने देश की इकोनॉमी, अपने अपने लोगों के लिए, बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, और इससे हम क्या सीखते हैं। ये जो परिस्थिति हमारे आजू बाजू चल रही है, इससे हमें क्या सीखना चाहिए और कैसे आगे जाना चाहिए। तो दोस्तों, जो स्ट्रैटेजी हमारी है
ये जो 5V मिशन स्ट्रैटेजी हमारी, ये नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटेजी, ये जो युद्ध व्यापार युद्ध चल रहा है, ये सब ऐसा समझे कि ये सब रेड ओशन स्ट्रैटेजी है, हमारी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी है। अभी रेड ओशन ब्लू ओशन का मैं कभी आपको बताऊंगा, लेकिन जिस चीज की हम जो जो ब्लूप्रिंट हमने बनाई है, हमारी जो स्ट्रैटेजी, वो नेक्स्ट लेवल की स्ट्रैटेजी। हमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं कोई क्या कर रहा है, हमें तो सिर्फ फोकस करना है हमारी इस 5V मिशन के ऊपर। दोस्तों, अगर मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करूं तो हमारा अभी पहला फोकस क्या है? अभी इस साल का फोकस है कि हमें अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करना। लेकिन इसी में अगले 3 साल के लिए हमने क्या लक्ष्य रखा है? हर तहसील में हमने ये लक्ष्य रखा है कि जो भी जीडीपी का निर्माण हो रहा है, हर तहसील में जो जीडीपी का निर्माण हो रहा है, अगले 3 साल में 20%। देखो, जीडीपी निर्माण किससे हो रहा है? वस्तु और सेवा। तो जिस चीजों की वजह से जीडीपी का निर्माण हो रहा है हमारे तहसील में, 20% वो वस्तु और सेवा हमारे लोग, हमारे तहसील के और गांव के लोग बनाएंगे। बस इतना सिंपल टारगेट हमने रखा है। आज ऐसी परिस्थिति है कि हमारे गांव में छोटा से छोटा गांव हो रहा है, लेकिन छोटे से छोटे का जहां कोई आपको सुविधा बाकी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको पेप्सी की बोतल वहां मिलेगी, वहां लेज लेज के आपको कुरकुरे वहां मिलेगी, वहां आपको वो 2 रुपए वाले कॉफी वगैरह वो मिलेगा, और ये सब अमेरिकन कंपनी है। यानी बाकी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिकन कंपनीज के प्रोडक्ट आपको वहां मिलेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही फोकस है कि हमें इन सभी प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे वस्तु सेवाएं जो हमारे लोग, वहां के लोग तैयार करेंगे और बेचेंगे। और ऐसा नहीं कि ये ये क्वालिटी में कम हो गया, ऐसा कुछ, बहुत बेहतर, बहुत अच्छे ऐसे प्रोडक्ट तैयार करेंगे, लेकिन हमारे लोग तैयार करेंगे। और अगर आगे के 3 साल में हमने काम किया तो दोस्तों, जो हमारी आज की अर्थव्यवस्था है जो $4.34 ट्रिलियन है, आगे के 3 साल में ये $10 ट्रिलियन होगी। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ इस चीज से होगा जो हमें करना है। लेकिन इसके आगे हमें जाना है, हमें दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बननी, और इसीलिए है वो 5V मिशन। दोस्तों, इसमें जो पहला ई है, एनवायरमेंट, पर्यावरण संवर्धन, 100% पर्यावरण संवर्धन। दोस्तों, इतनी महत्वपूर्ण चीज है ये। आज पूरी दुनिया में एग्जिस्टेंस का संकट है, विनाश के द्वार पे खड़े हम लोग सब। पूरी दुनिया जान चुकी है कि क्या कारण है, और दोस्तों इसका एक ही कारण है, वो है व्यापार, गलत बिजनेस। ये जो चीजें कर रहे हैं, जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, ये गलत चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बिजनेसेस हो रहे हैं। और हमारा एक ही फोकस है कि हमें इस गलत चीजों को गलत बिजनेसेस को रिप्लेस करना है ऐसे बिजनेसेस के साथ कि जो ऐसे वस्तुओं का निर्माण करे जो हमारी जरूरतों को भी पूरा करे और इस प्रकृति का भी ख्याल रखे। और इसके बारे में पूरी दुनिया में अवेयरनेस है, दुनिया में, देशों में, लोगों में, सब में। अभी जैसे अगर हम फर्स्ट ई से मिशन करें, इसे चालू करें, हम अपने तहसील की बात करते हैं। पहले हमारा इसके तहत हमारा पहला फोकस क्या होगा कि प्लास्टिक मुक्त तहसील। अभी प्लास्टिक मुक्त तहसील यानी प्लास्टिक से जो चीजें बन रही है उसको पूरा रिप्लेस करना ऐसे चीजों के साथ जो हम तहसील में तैयार कर सकते हैं, गांव में तैयार कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप उसमें तैयार करोगे ना, तब आपको पता चलेगा वो जो वस्तु है जो हम लोग अपने तहसील में और अपने गांव में तैयार कर रहे हैं ना, उसकी डिमांड पूरी दुनिया में है। पूरी दुनिया चाहती है प्लास्टिक मुक्त दुनिया। इस दिन जो पर्यावरण दिन है, इस साल पर्यावरण दिन जो है, उसकी जो थीम है वो है प्लास्टिक मुक्ति, एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक। 2 साल पहले भी जो पूरे साल की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक पोल्यूशन। इतना इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक। तो अगर हम प्लास्टिक के ऊपर इतने सारे सोल्यूशन तैयार कर रहे हैं, और जो बहुत भारत कर सकता है, बाकी के देश नहीं कोई, जो पोटेंशियल भारत में वो किसी दूसरे देश में नहीं है, तो ऐसा समझिए कि उसके लिए पूरी दुनिया आज अवेलेबल है मार्केट। दूसरा एग्जांपल, फोसाइल फ्यूल के बाद सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाले अगर इंडस्ट्री कोई है तो वो है टेक्सटाइल। 80% से ज्यादा जो भी कपड़े बन रहे हैं वो सब इस पेट्रोकेमिकल से बन रहे हैं, जो बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण का। और इसका सबसे अच्छा जो सोल्यूशन है, सर्वोत्तम सस्टेनेबल, वो है कॉटन, कपास। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा कॉटन बनाता है। आज वो क्षेत्र जहां किसानों को कॉटन के लिए अच्छे दाम नहीं मिल रहे, वो क्षेत्र है कि जहां किसान आत्महत्या कर रहा है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छे दाम किसानों को मिलेंगे। हमारे किसान वहां बहुत ज्यादा अमीर हो गए, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ऐसा काम हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा कॉटन से। जो चीजें आज पेट्रोकेमिकल से बन रही ना, वो पूरे हम लोग कॉटन से बनाएंगे।
और जब एक काम हम अपने तहसील में करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि पूरी दुनिया के लिए आज मार्केट खुली है और जो कोई नहीं कर सकता। ये सभी जो अमेरिका, चीन जो युद्ध कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, सब पेट्रोकेमिकल की चीजें तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं। और सिर्फ पर्यावरण की बात करें तो आने वाले दिनों में तो कई सारे ऑप्शंस हैं, कई सारी चीजें जो हम तैयार करेंगे और बेचेंगे। ये एक सिंगल मुद्दा है, ये सिंगल 5 मिशंस एक ही, कि जो हमें दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाला है दोस्तों। और इस पूरे चक्कर, इस पूरे प्रोसेस में 100% एम्प्लॉयमेंट की तो चिंता ही नहीं हमें। किसी को भी अपने गांव छोड़ जाने की या तहसील छोड़ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतनी कामों की शुरुआत इस पूरे प्रोसेस में होगी दोस्तों। इस पूरे प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल होगा वो कंपलसरी खेतों से ही आएगा। क्यों भारत नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनेगा? क्योंकि हमारे पास इतने सारे प्रकृति ने दिया हुए एग्रीकल्चर खेत है, मिट्टी है हमारी, पानी है हमारा, नदियां है। तो ये रॉ मटेरियल जब किसानों से आएगा तो किसानों का सक्षमीकरण होगा। ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग जो करेंगे हमारी महिलाएं करेंगे तो उनका सक्षमीकरण होगा। और दोस्तों जब हम 100% इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, जब हम देखेंगे कि हमारे गांव में, हमारे तहसील में जितना भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उसको मैक्सिमम डेवलप करने की कोशिश करें। वो हमने पिछले टाइम देखा कि हर ग्राम पंचायत में कितनी जमीन है और हम क्या कितना बिजनेस तैयार कर सकते हैं। वैसे लोग, ये 144 करोड़ लोग ऐसे नहीं है, इनमें भी स्किल्स है बहुत सारे। और ये सभी स्किल्स का, ये सभी रिसोर्सेज का अगर हम डेवलप करें तो बहुत बिजनेस हम लोग करने वाले दोस्तों। एनर्जी दुनिया के लिए अगर 25 से 30% अगर हमने एनर्जी बनाई ना, तो भी हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेंगे। अभी इस रेसिप्रोकल वो जो लिस्ट अमेरिका ने तैयार की, इस सभी वस्तुओं के ऊपर हम लोग टैक्स लगाएंगे, और जिस चीजों को इसमें से निकला है, जिसको एग्जेम्पशन दिया हुआ है, छूट दी गई है, वो है एनर्जी। और स्पेशली ये एनर्जी, ये ऐसी एनर्जी है, ये बायोफ्यूल ऐसे फ्यूल है, आने वाले दिनों में तो लोग उसको ज्यादा दाम देके खरीदने वाले, ऐसी परिस्थिति है। तो जितना ज्यादा तैयार करें उतना अच्छा है। और हमारे पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल है दोस्तों। भारत का पोटेंशियल, अपने देश का पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो ये बहुत ही अलग स्तर पे, जो किसी के पास नहीं। भले ही अमेरिका और चीन हमसे 3 गुना बड़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर में और ह्यूमन स्किल्स में जो पोटेंशियल भारत का है वो दुनिया में किसी के पास नहीं। और ये जो प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये युद्ध वाला, ये जो वर्ल्ड में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, वो वाले प्रोडक्ट्स नहीं है। वो अमेरिका बना रहा है या चाइना बना रहे हैं, सब पेट्रोकेमिकल बन रहा है। हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ये दवाई हो गई दुनिया के लिए। जैसे कोरोना में वैक्सीन की कितनी इंपॉर्टेंस है, वैसे आज की तारीख में इनकी इंपॉर्टेंस होने वाली है। और मिलकर हमें सिर्फ अपने ग्राम पंचायत के ऊपर और तहसील के ऊपर फोकस करना है। इतना पोटेंशियल हमारा पास है कि जब हम सभी लोग मिलकर 2,60,000 ग्राम पंचायत के ऊपर काम करें, जब हम ऑलमोस्ट 6,000 इस तहसील के ऊपर काम करेंगे, अपने आप हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनेंगे। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये पूरी दुनिया की आज जरूरत बन चुकी है। तो वही करना है। इस साल अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करके एस्टेब्लिश करना है, और अगले 3 साल में उस लक्ष्य को पार करना है जो हमने रखा है। और धीरे धीरे हमें अपने देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनानी है, और फिर से अपने देश को उस स्थान पे लेके जाना है जहां हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा।